हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं आज आपके लिए हिस्ट्री का, और कंप्लीट जीके जीएस हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो व्हाट इज द हिस्ट्री? अगर आप बोलते हैं ना कि इसकी हिस्ट्री बहुत खराब है या इसकी हिस्ट्री ऐसी है, अमेरिका की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है? तो हिस्ट्री बेसिकली क्या है, जो इंग्लिश में जो हिस्ट्री वर्ड है ना, ठीक है, ये हिस्टोरिका से लिया गया है। एक हमारे जो ग्रीक थे, जो ग्रीक्स फिलोसफर थे एक तरह से, जिनको क्या कहते हैं, अपनी जो पुरानी यादें या जो मेमोरी थी उनको कलेक्ट करने का शौक था, तो उनके नाम से हिस्टोरिक इसका नाम पड़ा। इसको हिंदी में बोलते हैं हिस्ट्री को इतिहास, ठीक है। तो हिंदी में इतिहास का मतलब क्या होता है? देखो, दो शब्दों से मिलकर बना होता है इतिहास। इति प्लस हास। इति मतलब और हास मतलब दो अलग अलग वर्ड। इति मतलब जो पास्ट में हो चुका है, हास मतलब कहना, यानी कि पास्ट में, हमारे भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको जैसे के तैसे कह देना, बता देना, दैट इज हिस्ट्री। इतिहास होता है वो, ठीक है। ये नहीं, अगर जैसे मान लो कि 1947 में जो जिस समय इंडिया आजाद हुआ, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो इंडिया को छोड़ के गए, तो कई तरह की, एक तो ये होता है कि भाई ये रीजन रहे, इसकी वजह से छोड़ के चले गए। कुछ क्या होता है कि कुछ अपने हीरोज बना लेते हैं और उनको बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, तो वो हिस्ट्री नहीं होती है। जैसा हुआ वैसा बता दो, दैट इज कॉल्ड इतिहास, है ना। बाकी उनको क्या, जो क्या कहते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि नमक मिर्ची लगा के बताना, तो वो किंवदंतियां हो जाती हैं, ठीक है, बड़ा चढ़ा के किसी चीजों को बताना, तो दैट इज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री होती है जैसा हुआ था वैसा बता देना, तो दैट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री बेसिकली, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, लेकिन क्या हमने अध्ययन की, अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हिस्ट्री को कई हिस्सों में बांट लिया है, ठीक है। तो हमने जब उसका आधार बनाया, हमने हिस्ट्री को बांट दिया, तो इंडिया की हिस्ट्री 8000 साल पुरानी हिस्ट्री, 8000 साल पुरानी हिस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। 8000 साल पुरानी हिस्ट्री को मतलब एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ना ना बहुत टफ जॉब है। तो हमने क्या किया कि अपनी जो हिस्ट्री है ना उसका सेक्टराइजेशन कर दिया। जो बहुत पुरानी थी उसको हमने कह दिया एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। जो 500-600 साल पुरानी थी उसको हमने कह दिया मिडाइवल हिस्ट्री। जो 200-300 साल पुरानी है उसको हमने कह दिया मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इनका कोई रीजन नहीं है कि ऐसे नहीं है कि मतलब हाँ आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है या पास इस दिन से मॉडर्न, कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है। हमने बस अपनी स्टडी की कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ चीजों को सेक्टराइज कर दिया, हिस्ट्री को भी सेक्टराइज कर दिया ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो 3 तरह की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। ईयर्स के आधार पर हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। इसको हिंदी में अगर देखें तो इसको बोला जाता है प्राचीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ईयर्स के आधार पर बांट दिया गया। बहुत पुराना था, मतलब मान लो
2500 BC से और 700 AD तक हमने कह दिया एंशिएंट हिस्ट्री। 1700 AD से 1700 AD तक हमने कह दिया मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और 1700 AD से लेके टिल नाउ उसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि कोई लोगों की पंचायत में बैठ के कि चलो मॉडर्न हिस्ट्री बनाते हैं। ये डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपने अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। कुछ ने कुछ पार्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री मान लिया, कुछ ने कुछ पार्टिकुलर उसको मान लिया, कुछ ने कुछ पार्टिकुलर उसको मान लिया। ये जो मैंने डेट्स लिखी है यहाँ पे, जो ईयर्स लिखी हुई है, ये क्या है, एक कॉमन, इनके बीच में बहुत कम वेरिएशन आता है। कम बेस इन्हीं डेट्स को हिस्टोरियंस ने सेक्टराइज किया है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में। डेट के अलावा कुछ और फैक्टर हैं जिनके आधार पर जो क्या कहते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को सेक्टराइज किया गया। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट है ना, जो ज्यादातर जानकारी है वो कहां से, पत्थरों पे बनी हुई पेंटिंग से, और कुछ जो ताम्रपत्र वगैरह प्राप्त हुए हैं, जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनको अभी पढ़ा नहीं जा सका या हाफ रिटेन है, यानी कि एक मोटी नॉलेज, हम मतलब क्लियरली नहीं कह सकते चीजों को कि ये एग्जैक्टली हुआ था, लेकिन हाँ हमें पता रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे मतलब एक धुंधले इतिहास को हमने, जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, तो हमने उसको डाल दिया एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे मतलब कहां से मेडिवल हिस्ट्री मोस्टली शुरू की गई, जो अरबिक इन्वेजन, जो मुस्लिम आक्रमण हुआ 1712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का, तो तब से जो है मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री मेनली जो घूमती है वो अरब इन्वेजन और तैमूर इन्वेजन एंड मुगल एम्पायर, इनके इर्द गिर्द जो है जो मेडिवल हिस्ट्री है वो घूमती है। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मुगल एम्पायर के बाद जो भी कुछ हुआ, ठीक है, इसको लेकर विवाद रहता है। मतलब कुछ लोग अपने हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री को की शुरुआत मानते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। तो मैंने बताया ना कि ऐसी कोई पंचायत है, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी कि डिसाइड करेंगे कि यार इस टाइम पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाएगा। तो कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं जब जो यूरोपियन कंट्रीज के जो कॉलोनीज थी वो सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। मतलब जो पुर्तगाली थे, ठीक है, डचेस थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स थे, जब इन्होंने भारत में आना स्टार्ट कर दिया तो कुछ हिस्टोरियंस ने उसी पीरियड से जो है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान ली है, ठीक है। कुछ लोग अकबर की डेथ के वास्ते भी, उन्होंने कहा कि इन द सेंस अकबर की डेथ के वास्ते कि मतलब अकबर को एक महान राजा बोला जाता है, एक महान मुगल बादशाह बोला जाता है, ठीक है। तो जो अकबर की डेथ थी ना वो एक क्या कहते हैं युग परिवर्तनकारी जो घटना थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा इतना अच्छा बादशाह कि मतलब इसे सबको समान दृष्टि से देखा, उसकी डेथ है, तो उन्होंने इसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान लेते हैं। कुछ लोग
औरंगजेब की डेथ के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। तो तीन तरह के ओपिनियन निकल के आते हैं, ठीक है। ये ओपिनियन कुछ नहीं है, ये ओपिनियन ज्यादातर जो अक्वा फैसिनेटेड लोग हैं उनका क्रिएट किया हुआ है। तो मेनली जो हिस्टोरियन है इन चीजों इन दो उनको रह के विवाद रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जब से यूरोपीय लोग यहाँ पे इंडिया में आना शुरू हुए तब से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। कुछ लोग औरंगजेब की डेथ के बाद से उसका शुरुआत मानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत। लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियन है वो इस आर्ग्यूमेंट के पक्ष में रहते हैं कि हाँ भाई औरंगजेब, इस बात को मानते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद ही मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। तो इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजन दिए। तुमने कहा हमने मान लिया, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई औरंगजेब की डेथ के बाद। तो औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, 1707 में, तो कुछ घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुगल जो एम्पायर है उसमें क्या होता है, उसमें विघटन होना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, जो मुगल एम्पायर के अंडर में प्रोविंसेस होते हैं, वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन, औरंगजेब हम सब जानते हैं कि मतलब बहुत ही क्रूअल और स्ट्रिक्ट रूलर था। तो उसने जो था बाई फोर्स सबको कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वो उतनी डेस्परेटली भागते हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद। और तीसरा रीजन जो होता है, औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल साम्राज्य का जो डर होता है ना, वो लोगों के मन से निकल जाता है। और जो ब्रिटिशर्स और जो डचेज और जो पुर्तगाली लोग जो अभी तक एक कोने में बैठे रहते हैं और मतलब चुपचाप व्यापार पे अपने फोकस करते रहते हैं, वो खुल के एक पॉलिटिकल मैदान में आ जाते हैं टू ग्रैब इंडिया, ठीक है। तो कुछ ये घटनाएं हैं औरंगजेब के बाद होती है, उनकी डेथ के बाद होती है। तो माना जाता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो इनकी औरंगजेब की डेथ के बाद हुई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु। तो इन द सेंस औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। ये फैक्ट भी है, इनको नोट करते चलना है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कंपटीशन में कि औरंगजेब की डेथ हुई थी, कब हुई थी? 1707 में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। कहां पे हुई? अहमदनगर में, ठीक है। ये पीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोग बोल दिए, ऑप्शन में दे के रखा था दिल्ली, आगरा, अहमदनगर और बीजापुर। तो उस समय क्या था, दिल्ली कैपिटल थी, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने दिल्ली मार दिया। और उसके बाद क्या था, कुछ लोगों ने आगरा को चूज कर लिया, लेकिन अहमदनगर को बहुत कम लोगों का ध्यान दिया जिन्होंने अपना इसको हिस्ट्री को थोड़ा डेप्थ से पढ़ा था। तो 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो जब उस टाइम पे रूलर की मौत हो जाती थी ना, तो एक बड़ा कॉमन सिनेरियो होता था, युद्ध होता था। किसके बीच में? जो रूलर बनने की रेस में होते थे, ठीक है। तो युद्धों में क्या होता है, वो युद्ध कभी कभी सामंतों के बीच में हो जाता था। कोई सामंत मतलब पावरफुल होता था, वो कहता था मैं रूलर बनूंगा, और कोई दूसरा सामंत कहता था मैं पावरफुल हूं, मैं रूलर बनूंगा। और कमोवेश ये मुगल साम्राज्य, जब जो मुगल रूल था उस समय पे क्या था कि जो मुगल उसका वंशज होता था, मुगलों का जो वंशज होता था वही रूलर होता था। तो ये जो लड़ाइयां होती थी, तो अब क्या था कि राजा लोग, बादशाह लोग 20-20 शादियां करके बैठे, 20-20 क्या कहते हैं, 20-20, 25-25 बच्चे हैं, तो लड़ाइयां तो होनी उनके बीच में लाजमी थी। तो औरंगजेब मर जाता है, खबर पहुंचती है दिल्ली। इसके 3 बेटे एक दूसरे को लड़ने लगते हैं बादशाह की रेस में। इसके 3 बेटे कौन थे? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ठीक है। 3 बेटे, इनमें लड़ाइयां शुरू होगी। तो इनमें वही होता था,
ऑड वन आउट होता था कि पहले दो मिले, तीसरे को आउट किया, फिर दोनों आपस में लड़े, तीसरे को आउट किया। तो कुछ ऐसे ही इन तीनों में लड़ाई हुई। मुअज्जम बड़ा था, तो जो मुगल सेना थी, ज्यादातर मुगल सेना इसके हिस्से में रहती थी। तो रिजल्ट क्या हुआ कि मुअज्जम ने आजम और कामबख्श को हरा दिया और इनको मार दिया। यही होता था मुगल टाइम पे कि मतलब जो क्लेम करने वाला होता था उसको सबसे पहले मार दिया जाता था, क्योंकि भाई वो आज हरा दिया और तुमने ये समझ के छोड़ दिया कि वो तुम्हारा भाई है, कल को उसने तुम्हें कल दोबारा से उसने विद्रोह कर दिया, फिर क्या करोगे। तो सबसे अच्छा होता था कि अपनी जो गद्दी है, अपना तख्त है, अपना सिंहासन है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो अपोनेंट है, जो क्लेम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को मार दो। ठीक है, तो इस तरह उत्तराधिकार के युद्ध होते थे। तो मुअज्जम जीत गए और ये बने मुगल नेक्स्ट मुगल बादशाह। और किस क्या टाइटल होल्ड किया है इन्होंने? बहादुर शाह। ठीक है, खुद को बहादुर शाह टाइटल से बैठे थे। क्या होता था पहले के नाम पे कि एक घर का नाम अलग होता था, लेकिन जब कोई रूलर बनता था तो वो एक अलग टाइटल लेके बैठता था। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अकबर का कुछ डिफरेंट नाम था। ठीक है, जहांगीर का कुछ डिफरेंट नाम था, जहांगीर का नाम सलीम था। जो जहांगीर जो था उसका टाइटल था, जब वो रूलर बना तो उसने खुद को जहांगीर बोला। ठीक है, हाँ, कुछ टाइटल दे दिए जाते थे, तो ये बहादुर शाह के नाम से बैठे तख्त पे। ठीक है, हम जिनको हम कहते हैं बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह फर्स्ट, वो पता चलेगा बाद में। वो हम लोगों ने प्रथम लगाया, हम लोगों ने लगाया क्योंकि बहादुर शाह नाम के दो रूलर हुए। ठीक है, तो जो पहले आया वो फर्स्ट हो गया, जो बाद में आया वो सेकेंड हो गया। तो जब बहादुर शाह बादशाह बना तो उसके सामने चैलेंज थे, काफी चैलेंज थे कि उसके फादर ने, औरंगजेब ने, जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था उसको ग्रिप करके रखना और उसको कंटेन करके रखना, सबको पेसिफाई करके रखना। ठीक है, लेकिन क्या था, औरंगजेब ने तो क्या किया था कि सबको जबरदस्ती कि उसके दो ही रूल थे कि सरेंडर और डाई, कि या तो मरो या सरेंडर करो, मेरे अंडर रह के रूल करो। ठीक है, तो उसकी दो ही रूल, दो ही शर्तें होती थी। ये तो या तो भाई वो मार देता था या फिर भाई सरेंडर करवाओ, मतलब मेरे नाम से रूल करो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। अब जब औरंगजेब की जब डेथ हो गई ना, तो इनको जबरदस्ती जो सरेंडर करवा के अपने अंडर रूल करवा रहा था, तो ये लोग छोड़ के जाने लगे और बगावतें होने लगी। तो बहादुर शाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने फादर के बनाए हुए एम्पायर को ना वो बनाए रखा। तो उसने कुछ पॉलिसीज अपनाई। पहली पॉलिसी क्या थी कि जो राजपूत थे, इनके साथ क्या करी इसने, दोस्ती, फ्रेंडशिप। उन्होंने कहा कि नहीं अंडर नहीं हो, हम फ्रेंड हैं। ठीक है, बस ये है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम तुम्हें सेना देंगे, तुम पे कोई अटैक करेगा बचाएंगे, तुमको बचाने आएंगे, मतलब तुम्हारे नीचे नहीं हो, फ्रेंड हो। ठीक है, तो जो औरंगजेब बोलता था कि या तो मरो या सरेंडर करो, इसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मारने नहीं जा रहे हैं, दोस्त हैं, बराबरी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है कहने के लिए। लेकिन हम दिल्ली में बैठते हैं, हमारे पास ज्यादा सोना है, हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू है, हाँ, तो हम तुम्हें गार्ड करेंगे। तो राजपूतों से ये बोल के दोस्ती करी। फिर मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी जो एक तरह से विपत्ति कह सकते हैं, उनके लिए कलेश कह सकते हैं, वो थे मराठा। औरंगजेब के टाइम से एक्टिव हो गए थे ये शिवाजी, संभाजी, साहू जी, तो ये इनके लिए बड़ा सिरदर्द थे। तो बहादुर शाह के सामने जो दूसरा चैलेंज था वो थे मराठा।
छापामार युद्ध करते थे। छापामार युद्ध आपको पता है कि मतलब जंगलों में छुप गए, रात को बाहर निकले, जो अपोजिशन है उसकी सेना को मारा, फिर जंगलों में छुप गए। और जो मुगल सेना थी उसको आदत थी, बड़े बड़े हाथी घोड़े लेके चलते थे ये लोग, तो इनको क्या कहते हैं, इनको छापामार युद्ध वगैरह नहीं आता था। तो जो मराठा थे, मराठाओं के पास प्लस पॉइंट जो था वो छापामार युद्ध था, तो मराठा इनके लिए बड़े सिरदर्द बने हुए थे। तो औरंगजेब के टाइम पे ऐसे छापामार युद्ध के दौरान साहू जी हाथ लग गए उनके। औरंगजेब ने साहू जी को कर लिया कैद। ठीक है, अब बहादुर शाह जब बना, बहादुर शाह जब रूलर बना, तो उसने तो बोला था कि भाई चाहे दोस्ती से हो जाए, चाहे प्यार से हो जाए, चाहे कुछ करके हो जाए, बस ये साम्राज्य बचा के रखना है, इसको टूटने नहीं देना है। कि बगावत कर रहे थे लोग। तो जो औरंगजेब ने जिन साहू जी को कैद किया था ना, बहादुर शाह ने इसको आजाद कर दिया। ठीक है, आजाद कर दिया। तो ये इनकी कमोबेश नीति रही। तो ये इन्होंने रूल किया 1707 से 1712 तक। ये चीजें नोट करते जानी है आपको, ठीक है, ये फैक्ट है। और 65 साल की उम्र में बने थे ये, 65 साल की एज में बादशाह बने। ये वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट बादशाह थे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो बाद में ये इनकी डेथ वगैरह हो जाती है, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद और शुरू होता है, मतलब उनमें कत्लेआम की आपस में कि क्या कहते हैं, इसने उसको मार दिया और वो मुगल रूलर बन गया, और इसने उसको मार दिया, उसने वो मुगल रूलर बन गया। तो इसमें ये गेम ऑफ थ्रोन इनमें चलता रहता है। तो 65 साल की एज में ये बादशाह बने और 1712 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद जो बचा हुआ मुगल साम्राज्य की इज्जत है वो धूल मिट्टी हो जाती है बिल्कुल। क्यों, क्या होता था, बहादुर शाह की जब मौत के बाद उन्होंने कहा कि भाई एक मिनट, सॉरी, बहादुर शाह की मौत के बाद जो मुगल वंश के जो जो क्या कहते हैं दावेदार थे सिंहासन के, कोई मराठों के पास जाने लग रहा है कि भाई हम हमारी हेल्प कर दो और हमको मुगल बादशाह बनवा दो, हम तुमको ये सोना चांदी देंगे, ये सेना देंगे, ये राज्य दे देंगे। वो राजपूतों के पास, दूसरा राजपूतों के पास पहुंच गया कि भाई हमारी ये हेल्प कर दो, सिंहासन पे बैठवा दो और हम तुम्हें ये करेंगे। तो क्या हुआ कि एक मुगल सम्राट का एक औरा होता था, मतलब वो गवर्न करता था सबको दिल्ली में बैठ के। तो वो जो इज्जत थी और जो औरा था वो खत्म हो गया बहादुर शाह की मौत के बाद। जो रहा शाह था, बहादुर शाह ने मतलब प्यार से मीठी मीठी बातें करके जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया रुतबा और जो साम्राज्य था उसको बचा के रखा। बहादुर शाह की मौत के बाद वो भी सब डलने लगा। तो बहादुर शाह क्या था ना, इनको लिबरल भी बोला जाता है थोड़ा, क्योंकि इन्होंने जजिया खत्म कर दिया। जजिया क्या है, जजिया एक टैक्स होता था जो गैर मुसलमानों को देना होता था। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन जो मुस्लिम नहीं है उसको ये टैक्स देना होता था टू सर्वाइव, अपनी लाइफ के बदले। तो बहादुर शाह प्रथम जब बना बादशाह, तो उसने सबसे पहले जजिया को खत्म कर दिया। तो ये इसकी एक खासियत थी। ठीक है, तीसरा, इनको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोस्ती कर लो, लड़ाई झगड़े में नहीं, लड़ाई झगड़ों की इनको मतलब नहीं था। दोस्ती कर लो, उन्होंने कहा कि वे हिंदू विद्रोह कर देंगे, उन्होंने कहा जजिया खत्म कर दो। ठीक है, बूढ़े थे, 65 साल के थे, बस अथॉरिटी एंजॉय करनी थी इनको कि बादशाह बनना है। तो इस तरह 1712 में
इनकी डेथ हो जाती है। और मुगल साम्राज्य का जो डाउनफॉल जो औरंगजेब की डेथ के बाद शुरू होता है, उसकी स्पीड जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। रीजन मैंने आपको बताया कि जो जितने भी मुगल वंशज होते हैं, मुगल शहजादे होते हैं, उन सबको बादशाह बनना रहता है, मुगल सम्राट बनना रहता है। तो वो डेस्परेशन में क्या होता है, लोगों के पास जाने लगते हैं टू हेल्प, टू ग्रैब देम टू द क्राउन, और तख्त और सिंहासन। तो बहादुर साहब की मौत के बाद पावर में आते हैं हमारे जहांगीर साहब। ठीक है, तो एक जुल्फिकार नाम का वजीर था, उनने इनको जैसे तैसे बनवा दिया बहादुर शाह की मौत के बाद मुगल बादशाह। ठीक है, इन्होंने भी जो जजिया बंद हुआ था उसको बंद ही रखा। मतलब ये एक तरह जहांगीर साहब मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का अय्याश आदमी था, ये अय्याश बादशाह था। मतलब क्या कहते हैं, शराब वगैरह और ये सब वगैरह, अय्यासियां वगैरह ये सब करते रहता था। तो मतलब इतना कुछ नहीं था इसके लिए कि मतलब अपना रूल करना है और एक लेविश लाइफ एंजॉय करनी है, युद्ध नहीं करना है, बस काटनी है अपनी लाइफ मजे में। ठीक है, तो ये 1712 में ये बादशाह बन जाता है। जो जजिया खत्म करके गया था वो बहादुर शाह उसको कहता है कि रहने दो, खत्म ही रहने दो उसको। ठीक है, तो ये बनता है जुल्फिकार खां की मदद से बनता है ये बादशाह। तो एक तो उसका हस्तक्षेप, भाई जो तुमको बादशाह बना रहा है तो फ्री में थोड़ा ना बना देगा, उसको भी तो अपनी अथॉरिटी चाहिए। तो वो एक हस्तक्षेप करता था। और दूसरा ये भाई साहब थोड़े अय्याश प्रवृत्ति के थे, तो इनकी एक प्रेमिका थी लाल कमर। वो लाल कमर के बारे में ये बोला जाता है कि वो जहांगीर शाह के दिए गए आदमी सबको पलट देती थी। वो इतना ज्यादा प्रभाव था। तो जहांगीर साहब मतलब अब देख रहे हो कि मुगल जो साम्राज्य था, मुगल सम्राट था, उसका क्या और रह गया, एक नाम का बंदा बैठा हुआ है। बस उसकी क्या है, उसकी बस एक ही विशेषता है, एक ही खासियत है कि वो मुगल वंशज है, मुगल शहजादा है। लेकिन मुगल साम्राज्य को चला कौन रहा है, एक वजीर और एक प्रेमिका। ठीक है, तो खैर था, लोग अब जब ऐसी आदतें रहेंगी, जब ऐसा वो रहेगा, ऐसा बादशाह रहेगा, और तो और भी शहजादे थे उनमें, इसके बाद में क्या था, एक तरह की ईर्ष्या भाव आ गया। तो इसकी जो हत्या थी उसने फर्रुख हसीर ने मार दिया, इसको हत्या करवा दी इसकी 1713 में। 1712 में मुगल बादशाह होना, 1713 में हत्या करवा दी। ठीक है, अब इनकी जगह बनेगा कौन, जो फर्रुख हसीर ने मारा है तो फर्रुख हसीर ही बनेगा ना। फर्रुख हसीर कौन था, जो अजीम उस शाम था, इनके बहादुर शाह का जो दूसरा बेटा था उसका बेटा था वो। हाँ, तो जहांगीर शाह को मार दिया। अब इनको देखो, ये अय्याश थे और एक नंबर के मूर्ख थे। मतलब अब जिसके डिसीजन ही कोई और लेता हो तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा ना, उसको पागल ही कहा जाएगा, डफर ही कहा जाएगा। तो इनको लंपट मूर्ख कहते थे लोग। इनकी पीठ पीछे, सामने तो नहीं कहते थे, बादशाह थे, लेकिन ये फेमस थे पूरे इंडिया में लंपट मूर्ख के नाम से। ठीक है, डफर। तुम अपनी डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, तुम्हारी प्रेम का डिसीजन ले रही है या तुम्हारा वजीर डिसीजन ले रहा है, तो डफर ही हुए ना। तो इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, किस मुगल बादशाह को उसको डफर कहा जाता है। ये जहांगीर शाह था। ठीक है, और 1 साल मुगल बादशाह रहा है। तो मतलब सबसे छोटा इसका टेन्योर नहीं है, सबसे छोटा किसी और का टेन्योर है, लेकिन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टेन्योर इसने एंजॉय किया। ठीक है, तो फर्रुख हसीर ने इसकी हत्या कर दी।
फर्रुख हसिया बनेगा 1713 में बादशाह। तो फर्रुख हसिया ने कोई अकेले तो इसको मार नहीं दिया होगा, इसकी हेल्प करी थी अली बंधुओं ने। इनके नाम थे अब्दुल्ला खां और ये बेसिकली ना काजी टाइप लोग थे और इनका हस्तक्षेप रहता था मुगल साम्राज्य में। जैसे होता है ना कि मतलब काजी वगैरह की बहुत ज्यादा सुनी जाती है, तो इस टाइप के लोग थे कि हर जगह इनको एंट्री होती थी, कहीं भी जा सकते थे। तो फर्रुख हसिया ने इनकी हेल्प से जहादर शाह को मार दिया। तो किनकी हेल्प से? अली बंधुओं की हेल्प से मारा। तो अली बंधुओं को क्या बोला जाने लगा? किंग मेकर। तो यहां से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे गए हैं कि भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में किसको किंग मेकर माना जाता है? तो अली बंधुओं को किंग मेकर माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अली बंधु जो किंग मेकर थे उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला खां था, तो दूसरे का नाम क्या था? ऑप्शन में हुसैन खां था, हुसैन खां मार देना था। तो यहां से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री को हमें बहुत ज्यादा मतलब रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको रटाने की कोशिश ना करूं। हमें हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, बस उस कहानी में नमक मिर्च नहीं होगा, फैक्ट होंगे, जैसा हुआ है वैसा बताया जाएगा। तो जो हिस्ट्री है ना उसको हमें रटने की बहुत जरूरत नहीं है, कहानी फॉर्म में पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। आप किसी चीज को क्या है कि हिस्ट्री का क्या है कि आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी ब्रशअप होती है और उतना शार्प होता है कि डेट वगैरह क्या होती है हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आप क्या है एक सरसरी नजर बना के रखोगे चीजों पे तो वो आपको याद रहेगी। लेकिन कहानी की फॉर्म में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको पर्सपेक्टिव पता रहेगा। आजकल क्या है कि ये कंपटीशन का जो लेवल है ना वो बदल गया है, कंपटीशन की जो अप्रोच है ना वो बदल गई है। अब पहले कंपटीशन पहले क्या होता था? क्रैमिंग बेस होता था, जो रट्टू होते थे, जिसने रट लिया वो पास और जिसने नहीं रटा वो फेल। आजकल जो तुम्हारा कंपटीशन है ना वो अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड हो गया है। मतलब कंपटीशन एग्जाम में ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहा है उसकी समझ क्या है। तो वहां क्वेश्चन ऐसे उठाए जाएंगे, हु इज द किंग मेकर? अली बंधु इज द किंग मेकर। ठीक है, वन अली बंधु इज अब्दुल्ला खां, व्हाट इज अनदर वन? हुसैन खां। ठीक है, तो ये हो गया। फर्रुख हसिया जी बादशाह बन गए। इनके टाइम पे कुछ ब्लंडर हुए, कुछ डिजास्टर हुए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्रुख हसिया अली बंधुओं की मदद से बना बादशाह। तो क्या था कि जो औरंगजेब के टाइम पे जो कट्टरता एक इस्लामिक लॉ इम्पोज करने की कोशिश की गई थी, थोड़ी इनके टाइम पे भी की गई थी। लेकिन वही था कि सारे के सारे अयोग्य थे, सारे के सारे डबर थे, तो उस चीज को बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इनके टाइम पे क्या हुआ था? जो बंदा बहादुर, जो सिख नेता थे बंदा बहादुर, की हत्या करी गई। कहां पे? शाहदरा में। बंदा बहादुर पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने 1000 लोगों को मार दिया था। ठीक है, तो बंदा बहादुर को इन्होंने शाहदरा में पकड़ा और वहीं उनको मार दिया। तो बंदा बहादुर की हत्या क्या है, इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बंदा बहादुर की जो हत्या थी वो किसके टाइम पे करी गई थी? तो फर्रुख हसिया के टाइम पे करी गई थी। ठीक है, उसके अलावा बादशाह है तो बादशाह वाली हरकतें भी दिखाएंगे। इनको हो गया भाई साहब को फोड़ा। तो 1713 का टाइम है, 1713-14 का टाइम है, अंग्रेज आ चुके थे भारत में, लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं थे। ठीक है, इन भाई साहब को हो गया फोड़ा। अंग्रेजों को पता चला कि मुगल बादशाह को हो गया फोड़ा। तो अंग्रेजों का एक डॉक्टर था हैमिल्टन,
अंग्रेजों ने भेजा उसको इनके पास कि जाओ ऐसा करो, मुगल बादशाह का फोड़ा ठीक करके आओ, क्या पता कुछ मिल ही जाए। ये गए, हैमिल्टन ने फर्रुखासियत का इलाज करा और इनका जो फोड़ा था वो ठीक हो गया। ये भाई साहब इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरी की पूरी रियायतें, टैक्स इवेजन पूरा का पूरा दे दिया अंग्रेजों को, व्यापार करने की खुली छूट। तुमने कहा कि जितना इंपोर्ट करो, जितना एक्सपोर्ट करो, कोई टैक्स नहीं। इस तरह की मतलब रियायतें बहुत ज्यादा, जिसको बोला गया शाही फरमान। सुनहरा फरमान। और अंग्रेजों ने इसे कहा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो क्या था, पूरी की पूरी रियायतें दे दी, टैक्स फ्री रियायतें दे दी, एक फोड़े को ठीक करने से। इससे क्या हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ, इस एक घटना से कुछ लोग समझेंगे अरे एक कुछ छूटे तो दे दी, इससे क्या हुआ। इस एक घटना ने जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज, उनकी ग्रीड बढ़ा दी, लालच बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा जो इंडियन, जो हैंडमेड से इंडियन प्रोडक्ट थे, उनके लिए ना ताबूत था, डेथ कॉफी था। अरे तुमने टैक्स रियायतें दे दी पूरी की पूरी कि भाई जितना लाओ उतना बेचो। अब इंडियन प्रोडक्ट क्या था, हैंडमेड होते थे, कारीगर बनाता था। अब एक शर्ट को बनाने में 3 तो आदमी लग रहे हैं और 20 दिन लग रहे हैं इंडिया में, हैंडमेड होते थे। और ब्रिटेन में क्या हुआ था, मशीनाइजेशन हो चुका था, मशीनें आ चुकी थी। 0 आदमी या 1 आदमी एक दिन में 20 टी शर्ट बना। यहां 20 आदमी 20 दिन में 1 टी शर्ट बन रही है, 1 दिन में 20 टी शर्ट बन रही है। तो सप्लाई कहां से ज्यादा आ रही है, ब्रिटेन से। ट्रेड में छूट मिलते ही इन्होंने पूरा जो मार्केट था, इंडिया का मार्केट कब्जा लिया। और जो इंडियन प्रोडक्ट थे, जो इंडियन इंडस्ट्री थी, वो खत्म होना शुरू हो गई इसके पास। तो ये घटना बड़ी किसी को बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर हम इसको इन डेप्थ देखते हैं ना, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट था, और जिसने इंडिया को एक और गुलामी की ओर धकेल दिया, जो बहुत बुरी थी, अंग्रेजों की गुलामी। ठीक है, अंग्रेज शाही फरमान ने अंग्रेजों का लालच बढ़ाया, और लालच का ही परिणाम था कि अंग्रेजों ने अगले 4-5 सालों में जो इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक आर्मी खड़ी कर ली, और इंडियन प्रोडक्ट तो खड़े, मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में थे उनको तो वाइप आउट ही कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब इंडियन प्रोडक्ट जो थे वाइप आउट हो गए, इंडियन प्रोडक्ट के मार्केट से बाहर जाने से क्या हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो कारखाने होते थे, घरेलू कारखाने बंद हो गए। कारखाने बंद हो गए तो एम्प्लॉइज को काम मिलना बंद हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी से क्या हुआ, जब बेरोजगारी बढ़ी, जब भाई मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूं, खाऊंगा कहां से, खरीदूंगा क्या, गरीबी बढ़ने लगी, भुखमरी बढ़ने लगी। और इन्हीं की वजह से, इसी शाही फरमान की वजह से इंडिया में बहुत सारे अकाल पड़े, जिनमें बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो ये एक छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। अब क्या था कि भाई इनके अंदर 1719 में
फर्रुख हसीर 1713 में बन गए ये सम्राट। 1719 आते आते इनके मन में आ गई बहन कि मैं तो मुगल बादशाह हूं, लेकिन ये भूल गए कि इनको मुगल बादशाह बनाया किसने था। जहांगीर शाह को मरवाने में हेल्प किसने करी थी? सैयद बंधुओं ने। और उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं, उन्हीं की सुनना बंद कर दी। सैयद बंधुओं ने क्या करा? ट्रीटी करी मराठों से। ठीक है, क्या ट्रीटी करी? मार दो इन्हें, अपने मनपसंद का बादशाह बैठाएंगे जो हमें ज्यादा रियायतें देगा। हत्या करवा दी, मार दिया गया 1719 में। ठीक है, तो इस तरह फर्रुख हसीर का यहाँ पे हत्या कर दी गई। और एक और मुगल बादशाह क्या था? नया मुगल बादशाह आता है। ठीक है, तो फर्रुख हसीर को क्या बोला जाता था? सबको टाइटल मिले हुए हैं, औरंगजेब के बाद सबको टाइटल मिले हुए हैं। बहादुर शाह प्रथम सारे बेखबर थे, जहांगीर शाह लंपट मूर्ख था, और ये है घृणित कायर। लोग इनको घृणित कायर बोलते थे। ठीक है, अरे थोड़ा सा ही करने पे तुम किसी को रियायतें दे रहे हो पूरी की पूरी, तो घृणित कायर यानी कि हीनियस फॉरवर्ड। तो जहांगीर शाह की ऐसी डेथ हो जाती है, फर्रुख हसीर की ऐसी डेथ हो जाती है। इसके बाद और भी बादशाह आएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।